फंसती हुई नजर आ रही है। हम लोगों ने देखिए पहले ही कहा था कि जैसे ही आप अगर दर्शी हैं, वो बिल्कुल युवा की तरह उनका पूरा व्यवहार है, उनके ऊपर आप थोड़ा भी आक्रमण करते हो। रावण के मामले पे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, और वो नुकसान देखिए किसी एक चुनाव विशेष तक मैं उसको नहीं मानूंगा। आप लॉन्ग टर्म नुकसान की स्थिति है इसमें। एक दलित को जैसे उन्होंने अध्यक्ष बनाया और आप रावण जैसे सहज शब्द के ऊपर उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो आक्रमण आपके ऊपर और 100 गुना ज्यादा हो जाता है, और उस स्थिति को बीजेपी अभी झेल रही है। आप सोच के देखिए कि प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं और जो स्थितियां वहां पे बनी है, कल तमाम लोग, बीजेपी के लोग बिल्कुल परेशान थे, और जो रोड शो के लिए भीड़ जुटाने की जो पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगाई जा रही थी, वो उतना सहज अवस्था में नहीं था राजीव जी। उसके लिए वो एक आप देखिएगा कि बीजेपी फंसी हुई अवस्था में संकट से निकलने का प्रयास कर रही थी। कल मैं चैनल पर ही था उस समय, जब वो उसी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जो अभी बोल रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी कि आप बिल्कुल उस प्रकार के रैली को आप लाइव टेलीकास्ट करते हैं, और जैसे ही जो है कि वो एम्बुलेंस आता है, सारे चैनलों का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। मैंने तो उसी समय त्वरित तौर पर एक नेशनल चैनल पे कहा कि ये महासंयोग, ये महासंयोग नहीं है, ये तो प्रयोग है, ये कॉमन सेंस बोल देता है। देखिए उस समय मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं थे, लेकिन तस्वीरों को देख के मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि हर बार सभा होती है और हर बार यही बिल्कुल चीजें अवगत तब होती है जब सारे टीवी चैनल उसको एकदम लाइव कर रहे होते हैं, वो जब एकदम तूफान पे होता है। तो देखिए ये सब चीजें एक्सपोज होती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की यात्रा का इतना ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ा है कि बीजेपी ने खुद आंतरिक तौर पर सर्वे कराया, और ये मैंने बिल्कुल बीजेपी के अच्छे खासे वरिष्ठ स्तर के व्यक्ति से मैंने पता किया है इसको, कि एक तरह से उन्होंने जो आकलन कराया उसमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश, वहां पे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के कारण बीजेपी ने खतरे की घंटी सुनी है। गुजरात चुनाव के निपटने के बाद इसको लेकर बीजेपी हेड ऑफिस में बैठक भी होने वाली है इसको लेकर। तो देखिए वो जो यात्रा है उसके बहुत ही चौतरफा मैंने उसके चीजें निकल रहा है। मैं सहमत हूं कि बीजेपी को बीजेपी के ढंग से उनके विचारों को चुनौती देना, बीजेपी को बीजेपी के ढंग से चुनावी मैदान में पटकनी देने की पूरी तैयारी, हर तरह की स्थितियों के लिए जो है उसमें तैयारी की स्थिति बनी हुई है। आप सोच के देखिए, मैं कई एक तरह से अक्टूबर वगैरह के आसपास में मैं भी जो है कि गुजरात गया हुआ था। उस समय मैं खाटला परिषद के बैठक में उसी समय में शामिल हुआ था, जो बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस की जो स्पेशल रणनीति रही। कांग्रेस ने जो पूरा का पूरा मामला किया, उसने चुनाव को देखिए, बीजेपी का एक अपना एक प्रदर्शनात्मक व्यवहार है पूरे चुनाव का, कांग्रेस एक अलग ढंग से रणनीति चल रही है। देखिए प्रथम चरण में आदिवासियों को आपने ध्यान दिया होगा कि जब राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला आदिवासियों का है जी। और ये आदिवासियों को इससे मजबूत संकेत क्या दिया जा सकता है। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुआ और ऐसे स्थिति में त्वरित तौर पर कांग्रेस अगर यह रणनीति बना रही है कि वहां पे ओबीसी मुख्यमंत्री हो, 3 उप मुख्यमंत्री हो, यह बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक की स्थिति। और बीजेपी अब समझ रही है कि कांग्रेस अब पुरानी रणनीति वाली नहीं है। आप सोचिए कि कांग्रेस की आप आलोचना नहीं कर सकते, राहुल गांधी के लिए आपके पास आलोचना करने के शब्द नहीं है। अब तो देखिए खुद बीजेपी का आईटी सेल उनको धर्मगुरु कह करके उपहास उड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी तो धर्मगुरु हो गए। अभी तक तो आप कहते थे कि वो मंदिरों से दूरी बनाते हैं, अब आपको धर्मगुरु कहना पड़ जा रहा है। तो राहुल गांधी ने आलोचना के लिए कोई बिंदु नहीं छोड़ के रखा है कि आप आलोचना कीजिए। अच्छा देखिए ये जो रणनीति है कि अचानक से फर्स्ट फेज के चरण संपन्न हुआ है और त्वरित तौर पर सेकंड चरण से पहले ही एक तरह से कांग्रेस की तरफ से ये सूचना आ रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की स्थिति के लिए, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में कांग्रेस चलिए। क्योंकि देखिए आप अगर पहले से घोषणा करते हैं तो बीजेपी फिर उसकी काउंटर तैयारी करने के लिए वो अपनी एक अलग सी रणनीति बनाती है। आपने एक तरह से उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि वो कहीं से रणनीति का एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार करे, इसके लिए कांग्रेस उन्हें कोई मौका नहीं देना चाह रही है। तो ये जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि देखिए सवाल तो बहुत गंभीर है। कल जब मैं सारा दिन चैनलों पर बैठा हुआ था, बीजेपी वाले इसी माथापच्ची में लगे हुए थे कि सूरत में कितना परसेंट वोट हुआ, ये पता लगवाइए सूरत में कितना परसेंट वोटिंग दिया। क्योंकि स्पष्ट है कि 16 में से 15 सीट जो वहां से जीत के लाए थे वो, और एक तरह से सूरत में ही उनके जीत के दरवाजे खोले थे। और जैसे बार बार 11 बजे हर घंटे इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़े जारी हो रहे थे और सूरत के आंकड़े वोट प्रतिशत के बढ़ नहीं रहे थे, तो कहीं न कहीं उसी जगह से जो है कि बीजेपी परेशानी महसूस कर रही थी। क्योंकि देखिए जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पे मतदान प्रतिशत काफी शानदार जा रहा था, तो यानी कांग्रेस के वोटर तो निकल रहे थे, लेकिन जो बीजेपी के वोटर थे, बीजेपी खुद ही मान रही है कि हमारे वोटर आखिर क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने संकेत दिए कि हमारे आखिर वो कहां चले गए पन्ना प्रमुख हमारे,
पन्ना प्रमुख क्यों नहीं आखिर लोगों को घर से बाहर निकालकर बूथ तक ले जा रहे हैं? तो ये एक स्थिति में बीजेपी फंसी है और इसके लिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस की विशिष्ट रणनीति जो उनकी रही एक तरह से लंबे समय बाद, अब तो सोचे कि इसका कोई कांग्रेस प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होता है। राजीव जी, आप जब ये आरोप लगाते हैं कि उनको गांधी जी, सोनिया गांधी ने कहा होगा, गांधी परिवार ने कह दिया होगा और इस कारण से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, मैंने तो कल भी चैनलों पे कहा, आप कैसे ही अनुमान लगा लेते हैं कि वो कठपुतली है, मतलब जेपी नड्डा जी कठपुतली, तो पूरा दुनिया आपको कठपुतली दिख रही है। आप जिस चश्मे के साथ हैं आपको हर कोई उसी चश्मे में दिख रहा है। आप पहले लोकतांत्रिक चुनाव करा लीजिए अपने अध्यक्ष का, फिर किसी दूसरे के अध्यक्ष के ऊपर कठपुतली होने के आरोप लगाइएगा। तो बहुत ही तार्किक किस्म के जवाब उनके पास नहीं है। कांग्रेस अपने सर्वश्रेष्ठ रणनीति के साथ है। मुझे लग रहा है देर आई है कांग्रेस, लेकिन बहुत ही दुरुस्त होकर सामने से आई है। लॉन्ग टर्म प्लान है उनके पास और शॉर्ट टर्म प्लान भी है उनके पास। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो बज ही रही है, लगातार बज रही है जी, लगातार बज रही है। लेकिन क्या आप क्या कहेंगे कि ये पहला चरण जो है वो किसके नाम रहा है? मैं क्या कहूं, मैं तो देखिए बीजेपी वाले खुद ही ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हो गया, क्यों कम हो गया। तो एक तरह से वोटिंग प्रतिशत कम होने से, विशेषकर शहरी क्षेत्र में कम होने से, वो लोग खुद अनुमान लगा रहे हैं कि जो बीजेपी के वोटर हैं, एक तरह से जो उनके बिल्कुल प्रतिबद्ध वोटर है, वो दूसरे को वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी से भी नाराज है। देखिए जिस तरह मात्रा में आप मंत्रिमंडल बदल देते हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, बीजेपी के भीतर अंदर खाने भीतर घाट की तमाम स्थितियां हम लोग को याद है। अमलेंदु जी बहुत पहले से करते रहे इस कार्यक्रम में कि गुजरात बीजेपी के भीतर कितने अलग अलग डगर है, हम लोगों ने खूब चर्चा किया है। तो भीतर घाट की स्थिति और बीजेपी का कोर वोटर आखिर वो क्यों नहीं बूथ तक पहुंच रहा है, ये बीजेपी वाले ही मुख्य चिंतन करने में लगे हुए हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि गुजरात, मैं तो कह रहा हूं 2% की भी रिकवरी की जरूरत नहीं है, वो 1.25 से 1.5% ही बहुत काफी है। क्योंकि देखिए जब हम लोग देखते हैं कि 42% पे कांग्रेस नजर आती है और 49% पे बीजेपी जब पिछले चुनाव में हम लोग को नजर आ रही है, तो मैं बार बार कह रहा हूं वो उसमें आप ध्यान रखें कि बड़ा सा हिस्सा उसका नगरीय क्षेत्र में था, जहां पे कि वो भाई आप एक सीट से भी जीतते हैं, आप सोचिए 50,000 40,000 इतने 60,000 वोटों से जीत रहे हैं, तो अगर उसको हटा भी देते हैं, उन हिस्से को हटाइए, तो मुश्किल से सर आपको जो वो डिफरेंस दिखेगा वो 1% बहुत काफी है। मतलब दोनों के बीच में अगर हम लोग हटाते हैं, जीत का मार्जिन हटा दीजिए, जीत का मार्जिन अगर 1 वोट मान लेते हैं हम लोग, तो वो फिर उसी स्थिति पे आपको नजर आएगा 1% वोट का। और 1% वोट को कांग्रेस बहुत आसानी से कर सकती है। देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, गुजरात पूर्वी का सीट है, मतलब कांग्रेस की जो हम लोग आलोचना करते थे कि कांग्रेस आज सीटों पर चयन में ध्यान नहीं रखती है, कांग्रेस तमाम दूसरे मुद्दों पर ध्यान नहीं रखती है, मुझे लग रहा है गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने बहुत लॉन्ग टर्म प्लान बहुत पहले से चली आ रही थी और वो कछुए के चाल से चल रही थी। बाकी लोग तो हवा हवाई आ रहे थे और उनकी हवा हवाई यात्रा अभी भी चली रही है। गुजरात पूर्वी में सोचिए कि एक वहां पे 60% मुस्लिम आबादी थी, कांग्रेस ने वहां पे तो सबसे अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति को टिकट दिया जो अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और भी दोनों ने एक ही समुदाय के हिंदू उस वर्ग से जो है कि वहां पे टिकट दे दिया था। लास्ट में बीजेपी ने किरण जरीवाला को आखिरी दिन जो है उनके पर पूरा दबाव डाला और उनका नामांकन वापस किया, क्योंकि बीजेपी जान रही थी कि उन दोनों के वोटों में आपस में कट जाएगी और कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन अभी भी लोग बता रहे हैं कि सूरत पूर्वी सीट पे कांग्रेस काफी अच्छे ढंग से लड़ी है, जबकि वहां पे 9 मुस्लिम उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हुए थे। तो स्थितियां जरूर लोगों को गोदी मीडिया के आईने से नहीं दिखेगा, लेकिन कांग्रेस जमीन पे हम लोग एक मॉडल क्यों माने कि जो बीजेपी प्रचार कर रही है वही मॉडल है, अंधाधुंध बड़े रैलियां ही चुनाव के साधन होंगे। अंततः हम जनता से संपर्क करना होता है, जनता से संपर्क का साधन डोर टू डोर साधन से बेहतर क्या हो सकता है। राहुल गांधी जी ने तो साबित कर दिया कि वो सड़क पर चल रहे हैं और लाखों लोगों का दिल जीत रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों को मानना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश संकट में और कर्नाटक संकट में अगर वो खुद मान के रणनीति बनाने के लिए चल रहा है, तो ये सोचिए कि क्रांतिकारी स्थिति है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये